Good evening to all of you. I'm audible. I'm audible. ठीक है। देखो, ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन चल रहा था। ठीक है, ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन में सेक्शन 21 हमने देखा था। तो 21 में पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज, दो क्लॉज हमने करे थे। ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से रिलेटेड था और ये पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। तो अगर कोई ऐसा कोर्ट है जिसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी अगर वो डिक्री पास कर दे, तो आप अपील में इस ग्राउंड पे डिक्री को सेट असाइड करने जा सकते हैं। सेकंड क्लॉज में इस ग्राउंड पे डिक्री को सेट असाइड करने जा सकते हैं। और इसमें आप कोर्ट क्या देखेगा? इसमें कोर्ट देखेगा कि आपने जो ऑब्जेक्शन है वो कब रेज किया। अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है एट दी अर्लीएस्ट प्लस प्लस जुरिसडिक्शन ना होने से, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली एक साथ प्रूव ऑफ कर देते हो, तो एपलेट कोर्ट जो डिक्री है उसे क्या कर देता है, उसे सेट असाइड कर देगा। क्लियर? चलिए, तो ये हम लोगों ने कर लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि सब एट दी अर्लीस्ट क्या होगा। सपोज करो यहाँ पर आपने प्लेंट फाइल किया। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ। ठीक है, यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ इश्यू हुआ। सेटलमेंट ऑफ इश्यू। ठीक, अब आपको पता है कि सब इस बीच हमें ऑब्जेक्शन रेज करना है। ठीक है, इस बीच हमें ऑब्जेक्शन रेज करना है। या तो डब्ल्यू एस के साथ, यानी रिटन स्टेटमेंट के साथ हमें ऑब्जेक्शन फाइल करना है, या फिर रिटन स्टेटमेंट के बाद एप्लीकेशन लगा के हम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं इन रेस्पेक्ट टू लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि एट या तो सेटलमेंट ऑफ इशू पे आप कहो ऑब्जेक्शन रेज करो। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इशू एट और बिफोर यानी कि सेटलमेंट ऑफ इशू से पहले आप किसी भी स्टेज में टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को लेके या पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन को लेके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद की अगर मैं कहानी आपको बताऊं, सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल के बाद जजमेंट आता है। क्लियर? अगर आप सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद में कहीं, मान लो यहां पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। क्लियर? मान लो यहां पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। ठीक, और ऑब्जेक्शन रेज करोगे, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने कहा कि साहब ऑब्जेक्शन जो है मेरे पास ही जुरिसडिक्शन है और आपका ऑब्जेक्शन लेट है। ठीक है, ऑब्जेक्शन लेट है और जो है मेरे पास जुरिसडिक्शन है और मैं ट्रायल करूंगा और इसमें जजमेंट सुनाऊंगा। क्लियर? अब आप देखो, ये मान के चलो, अब आप ये देखिए। ठीक, अब आप मान के चलिए कि इसने डिग्री पास कर दी, डिग्री पास कर दी, इस पे जुरिसडिक्शन नहीं था फिर भी डिग्री पास कर दी, और आप इस डिग्री को लेके कहां जाओगे, अपील में जाओगे। तो अपील में सेक्शन 21 कहता है कि एपलेट कोर्ट तभी डिग्री को सेट असाइड करेगा जब आपने ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन एट दी अर्लीस्ट उठाया हो, आपने ऑब्जेक्शन रेज करा हो एट दी अर्लीस्ट, यानी एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। तो आप सेक्शन 21 में तो डिग्री को सेट असाइड नहीं करा पाएंगे। ठीक है, समझो।
कि अगर अगर आपने सेटलमेंट ऑफ इश्यू के बाद ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो सेक्शन 21 का जो पहला पॉइंट आपको पहली कंडीशन फुलफिल करानी है, वो कंडीशन आप कभी फुलफिल करा ही नहीं पाएंगे। तो सेक्शन 21 में आप डिग्री को सेट असाइड नहीं करा पाएंगे अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज एट दी अर्लीस्ट नहीं करा, मतलब एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यू नहीं किया। आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है सेटलमेंट ऑफ इश्यू के बाद, तो क्या होगा ऐसे में मान लो फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो, तो फिर भी क्या इसकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी? क्या कोई ऐसा तरीका कोर्ट के पास नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका कोर्ट के पास नहीं है कि वो फेलियर ऑफ जस्टिस देख के, और उसे पता है कि सब जुरिस्डिक्शन नहीं है, और जुरिस्डिक्शन नहीं है और जुरिस्डिक्शन ना होने के कारण फेलियर ऑफ जस्टिस भी हो रहा है, तो क्या किस कोई और तरीका नहीं है कि इसे इस डिग्री को सेट असाइड करा जाए? देखो 18 में नहीं जाते, 18 में तो अनसर्टेनिटी है। क्लियर, देखो उसमें तो वो थोड़ा अलग है। उसमें अनसर्टेनिटी है कि कोर्ट के पास अनसर्टेनिटी की वजह से आप गए हो। यहाँ पे तो आपको साफ साफ पता है, आपको साफ साफ पता है कि साहब यहाँ पर लैक ऑफ जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। ठीक है, और सेक्शन 18 में अनसर्टेनिटी में जब ऑब्जेक्शन फाइल होगा, तो सेट असाइड कहाँ होगी डिग्री? सेट असाइड 21 में ही होगी। ठीक है, सेट असाइड कहाँ होगी? सेट असाइड 21 में ही होगी। सेक्शन 18 तो आपको बताता है, सेक्शन 18 तो केवल बताता है कि साहब अनसर्टेनिटी में क्या होगा, अनसर्टेनिटी में ये होगा। ठीक है, आप वॉइड भी करा सकते हो, बट कहाँ कराओगे? 21 में जाके कराओगे, है ना? 21 में जाके कराओगे। सेट असाइड का मतलब है डिग्री को खारिज कर देना। ठीक है, देखो ऐसे में कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकता है। सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी में कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, फेलियर ऑफ जस्टिस को बचाने के लिए। ठीक है, फेलियर ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए, फेलियर ऑफ जस्टिस को बचाने के लिए, है ना, जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे केसेस में कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके डिग्री को सेट असाइड कर सकता है, बावजूद के ऑब्जेक्शन सेटलमेंट ऑफ इश्यू के बाद रेज हुआ था। क्लियर? तो जहां भी आपको दिखेगा कि साहब फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, जहां भी आपको दिखेगा कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है ना, क्योंकि सीपीसी के प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा, तो भाई डिग्री सेट असाइड तुम कहाँ कराओगे? डिग्री को सेट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे डिग्री को सेट असाइड कराओगे आप 21 में। बट 21 में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 21 कहता है कि ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन बहुत जल्दी रेज करा होगा, तभी 21 में सेट असाइड होगी, वरना 21 में सेट असाइड नहीं होगी। क्लियर? तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट करेगा, मान लो आपने बाद में ऑब्जेक्शन फाइल किया है, तो कोर्ट क्या करेगा? इनहेरेंट पावर, अब वो 21 की पावर तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो वो इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करेगा। देखो जहां भी जस्टिस, अगर जस्टिस का फेलियर हो रहा हो और सीपीसी का कोई प्रोविजन काम ना आए, तो उस जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहां पर अगर वो देखेगा कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस, कंप्लीट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से, और ऑब्जेक्शन बाद में रेज करा गया है, तो 21 तो लगेगा नहीं। तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके इस डिग्री को क्या कर देगा? सेट असाइड कर देगा। ठीक है, कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके, कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके ट्रायल कोर्ट पे होता है, ठीक है, क्या करेगा? डिग्री को सेट असाइड कर देगा। हो सकता है स्नेहा शर्मा, मैं तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना, वरना रिवीजन अपील दोनों जा सकते हैं। तो रिवीजनल कोर्ट, जो भी मैं एपलेट कोर्ट के नाम पर बता रहा हूँ, वो रिवीजनल कोर्ट भी कर सकता है। स्नेहा शर्मा, समझ गए? सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, है ना, सीपीसी एक सेक्शन 151 सीपीसी का इनहेरेंट पावर प्रोवाइड कराता है सिविल कोर्ट्स को। क्लियर? देखो दोबारा से एक बार देख लो, एक बार दोबारा से देख लो।
देखो मान लो यहाँ पर प्लेट को फाइल किया गया, ठीक है, यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ, ये सेटलमेंट ऑफ इश्यू है, ठीक है, फिर ट्रायल चला और जजमेंट आ गया, ठीक है, यानी कि डिग्री पास कर दी कोर्ट ने। आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज किया है आपने, ऑब्जेक्शन एज टू लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन एज टू लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे सेक्शन 21 डज नॉट अप्लाई हेयर, डज नॉट अप्लाई हेयर, तो इस स्टेटमेंट को आप समझ पाओगे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा सेक्शन 21 यहाँ पे। बीएनएस में हाई कोर्ट पे है, यहाँ पे सिविल कोर्ट पे है ना, दोनों जगह क्रिमिनल कोर्ट पे भी इनहेरेंट पावर होती है, सिविल कोर्ट पे। अब ये रीजन आपको पता है, रीजन आप समझ पा रहे हो कि क्यों सेक्शन 21 यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों सेक्शन 21 अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन एट दी अर्लीस्ट नहीं उठाया, आपने ऑब्जेक्शन को रेज एट दी अर्लीस्ट नहीं किया। क्लियर? तो इसकी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। जब सेक्शन 21 की एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी तो सेक्शन 21 अप्लाई नहीं होगा। अब मान के चलो कि साहब कोर्ट को भी दिख रहा है कि कंप्लीट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है लैक ऑफ जुरिसडिक्शन होने की वजह से। क्या हो रहा है? कंप्लीट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। बट क्या करें, प्रोसीजर ही ऐसा बना हुआ है कि सेक्शन 21 तब तक काम करेगा ही नहीं जब तक ऑब्जेक्शन एट दी अर्लीस्ट क्या ना हो, ऑब्जेक्शन एट दी अर्लीस्ट फाइल ना किया गया हो। क्लियर? तो ऐसी चीजों के लिए जहां पर सीपीसी का प्रोविजन काम ना करे और फेलियर ऑफ जस्टिस होता नजर आए, तो न्याय बचाने के लिए, जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी काम आता है, जो कि कोर्ट को इनहेरेंट पावर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इनहेरेंट पावर यूज करते हुए ये डिग्री को क्या कर देगा? सेट असाइड कर देगा, अगर उसे दिखेगा कि लैक ऑफ जुरिसडिक्शन की वजह से देयर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ जस्टिस। क्लियर? बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला पॉइंट क्लियर आपको? ये वाला पॉइंट क्लियर? अनामिका सिंह, वही तो बता रहा हूं। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रही हो और ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट रेज नहीं किया, तो सेक्शन 21 में तो सेट असाइड नहीं हो सकती। तो ऐसे केसेस में कोर्ट देखेगा कि यार कंप्लीट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, तो वो सेक्शन 151 का इस्तेमाल करता है, इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए सेट असाइड कर सकता है। हाँ, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 21 अप्लाई कराने के लिए। एक पैराग्राफ लिख लो इसके, एक पैराग्राफ लिख लो, एक पैराग्राफ लिख लीजिए। एप्लेट कोर्ट, देवेंद्र मुखेड़े, एप्लेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जो भी होगा ना, वो कोर्ट सेट असाइड करेगा। हाँ राम जी, कुछ नहीं, इसी इसी डायग्राम के नीचे ये पैराग्राफ लिखना है, इसी डायग्राम के नीचे, जो डायग्राम मैंने बनाया है इसी डायग्राम के नीचे।
ठीक है, एक पैराग्राफ लिख लिए, प्लीज राइट हेयर हेयर द कोर्ट विल नॉट रिफ्यूज टू सेट असाइड decree. Here the court will not refuse to set aside decree if it finds that if it finds that there was complete failure of justice. There was complete failure of justice. There was complete failure of justice. ठीक है, क्या लिखा? Here the court will not refuse to set aside decree. Here the court will not refuse to set aside decree if it finds that there was a complete failure of justice. There was a complete failure of justice. The guiding principle will be that the guiding principle will be that the guiding principle will be that procedure is the handmaid of justice. Procedure is the handmaid of justice. प्रोसीजर ये एक कहावत है, ठीक है। प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। मतलब इसका मतलब है कि प्रोसीजर न्याय को करने के लिए बनता है, ठीक है। प्रोसीजर हम क्यों बना रहे हैं? ताकि न्याय हो सके। और प्रोसीजर की वजह से ही अगर अन्याय होगा या फिर प्रोसीजर अगर न्याय नहीं कर पाएगा तो हम प्रोसीजर को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर न्याय करने के लिए बनाया जाता है। प्रोसीजर न्याय के लिए है, न्याय प्रोसीजर के लिए नहीं है। हैंडमेड, ठीक है। क्या है? द गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी दैट द गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी दैट द गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी दैट procedure is the handmaid of justice. Procedure is the handmaid of justice. Procedure is the handmaid of justice. And the court has the inherent power. And the court has the inherent power. And the court has the inherent power. The court has the inherent power under section 151 of Civil Procedure Code. The court has the inherent power. The court has the inherent power under section 151 of Civil Procedure Code in such situations. Under section 151 of Civil Procedure Code in such situations. In such situations. And despite the prohibition of section 21, हाँ, प्रक्रिया न्याय की दासी है, इसकी हिंदी होगी। Despite the prohibition of section 21, the appellate court can set aside the decree. Despite, हैंडमेड नहीं होगा प्रीति कुमारी, मेड MAID, दासी।
Despite the prohibition of section 21, the appellate court can set aside the decree. जी अमित अग्रवाल बताइए क्या परेशानी है आपकी? The appellate court can set aside the decree. अब बताओ ये चीज समझ में आई जो मैंने समझाई अभी बोर्ड पे? बट आप टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना, यहाँ से अच्छा है कि आप टेलीग्राम पे एक बार मैसेज डाल दो तो मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, अभी डाल देना तो मैं क्लास के बाद देखूंगा, रात में मैं कनेक्ट कर लूंगा आपसे. Despite the prohibition of section 21, the appellate court can set aside the decree. The appellate court can set aside the decree. ये देख लो एक बार. ठीक है, बाकी बच्चे बताओ क्लियर आपको? ये पॉइंट क्लियर? दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो 21 में जाएगा. हाँ, वेरी गुड. देखो कोर्ट देखेगा, कोर्ट देखेगा कि आप कोर्ट के देर से ऑब्जेक्शन किया है, क्यों किया है, उसके पीछे का कारण क्या था. ठीक है, देर से ऑब्जेक्शन, क्या कंप्लीट जस्ट इनजस्टिस हो रही है जो है डिफेंडेंट के साथ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से, तो उसे लगेगा कि यार इसके लेट ऑब्जेक्शन रेज करने के पीछे एक जेन्युइन कारण, रीजनेबल जो है कारण है ना, उचित कारण है. और जो है कंप्लीट इनजस्टिस इसके साथ हो रहा है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से, तो वो 151 का इस्तेमाल कर लेगा. हाँ, रिविजनल कोर्ट ऑल्सो. अब देखो एक और चीज, देखो एक और चीज, एक और प्रोविजन देखो, बहुत इत्मीनान से देखना. डिक्री की तो अपील जा रही है, डिक्री की ही तो अपील कर रहे हो. भव्यकांक्षा कह रहा हूँ, कौन, चंचल शर्मा. तो डिक्री की ही तो अपील कर रहे हो, और किसकी अपील लेके जा रहे हो? डिक्री की ही तो अपील लेके जा रहे हो. नहीं नहीं, यहाँ भव्यकांक्षा कोई लिमिटेशन नहीं है. ये किस दिन होगा? अभी अभी नहीं हुआ. अब देखो नया प्रोविजन देखो, दूसरा प्रोविजन देखो. देखिए, अब मान के चलो यहाँ पे आपने प्लेंट को फाइल किया, यहाँ पे आपने प्लेंट को फाइल किया, क्लियर. यहाँ पे आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, ठीक है. अब जानते हो प्लेंट प्लेंट को, रिटन स्टेटमेंट को हम क्या प्लीडिंग्स बोलते हैं, प्लीडिंग्स. ठीक है, प्लीडिंग्स. अब देखो रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, रिटन स्टेटमेंट के बाद तुम्हें पता है कि साहब सेटलमेंट ऑफ इश्यू हो जाएगा, सेटलमेंट ऑफ इश्यू हो जाएगा. ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इश्यू हो जाने के बाद जो है ट्रायल चलेगा, और ट्रायल चलने के बाद जजमेंट आएगा. ठीक है, जजमेंट आएगा, डिक्री आएगी. क्लियर. अब देखो होगा क्या, आप मान के चलो कि साहब यहाँ पर क्या था, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था. यहाँ पर क्या था, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था. भाई लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए. अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए. और ऑब्जेक्शन कब उठाना चाहिए? एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू.
भाई या तो आप सेटलमेंट ऑफ इशू पे ऑब्जेक्शन उठा दो या इससे पहले पहले उठा दो। क्लियर, मतलब प्लीडिंग में उठा दो आप ऑब्जेक्शन, रिटन स्टेटमेंट के साथ लिख के भेज दो, है ना। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब क्या होती है, प्लीडिंग्स होती हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर 6 रूल 17 कहता है कि आपने जो भी प्लीडिंग सबमिट करी हुई है, आपने जो भी प्लीडिंग सबमिट करी हुई है, उन प्लीडिंग्स को आप बाद में अमेंड कर सकते हो। ये ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, मतलब ये जो प्लीडिंग है इनके संशोधन की बात करता है कि साहब इस प्लीडिंग में बदलाव आप क्या कर सकते हो, बाद में भी ला सकते हो। जैसे आप मान के चलो आपने यहां पर ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाई, एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमें अपनी प्लीडिंग थोड़ी सी बदलनी है, और हमें क्यों बदलनी है कि साहब ऐसे ऐसे ये इसका रीजनेबल रीजन है, और हमें क्या है, हमें ये प्लीडिंग अमेंड करनी है ना। कि साहब अमेंड कब कब कर सकते हैं, ऑर्डर 6 रूल 17 बताएगा कि साहब अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे तो अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हो, अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो लगाया एप्लीकेशन किसकी, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ, अब क्या अमेंड करना चाहते हो, क्या अमेंड करना चाहते हो कि साहब इसमें हम ऑब्जेक्शन लिखना भूल गए थे, ज्यूरिसडिक्शन पे हम क्या लगाना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। क्लियर, हम ये लिखना भूल गए थे कि साहब कोर्ट पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हम ये लिखना भूल गए थे कि कोर्ट पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में हम क्या लगाना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन ऐड करना चाहते हैं। क्लियर, क्या ऐड करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन। अब मान लो अगर ये हमारी अलाउ हो जाती है, अलाउ हो जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि साहब ऑब्जेक्शन हमने यहीं पर फाइल कर दिए थे। क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ऑब्जेक्शन हमने यहीं पर फाइल कर दिए थे। क्लियर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो प्लीडिंग इस डेट को फाइल करी थी, हमने जो हमने हमने जो प्लीडिंग इस डेट को फाइल करी थी, उस प्लीडिंग को हमने क्या कर दिया, ऑर्डर 6 रूल 17 का एप्लीकेशन लगा के उसे अमेंड कर दिया कि साहब हमने जो फाइल करी थी ना, उसमें कुछ बदलाव कर लो आप। क्लियर, तो उसमें जो भी बदलाव आएगा सब रिलेट बैक होके इसी डेट का माना जाएगा। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, अगर अगर कोर्ट हमारी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन को अलाउ करता है और उसमें हमने ऑब्जेक्शन का अमेंडमेंट किया है, तो ऐसा माना जाएगा कि हमने ऑब्जेक्शन कहां फाइल करा है, हमने ऑब्जेक्शन यहां फाइल किया है। क्लियर, अब मान लो उसमें जुरिसडिक्शन है नहीं, फिर भी डिक्री पास हो जाती है, तो देखो अब डिक्री को जब हम अपील में लेके जाएंगे, डिक्री को जब हम अपील में लेके जाएंगे कि साहब ये क्या है, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन कोर्ट पे था फिर भी इसने डिग्री पास कर दी, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि साहब ऑर्डर 6 रूल 17 की कंडीशन प्रूफ करनी है। क्लियर, इससे प्रूफ हो जाएगा कि हमने ऑब्जेक्शन को एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू रेज किया है। दूसरी चीज, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन से क्या हो रहा है, फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। लैक ऑफ जुरिसडिक्शन से क्या हो रहा है, फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। ठीक है, तो हमें एक चीज एक्स्ट्रा प्रूफ करनी पड़ जाएगी, बस एक चीज एक्स्ट्रा प्रूफ करनी पड़ जाएगी कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन एट दी अर्लीस्ट हमने उठाया है। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्डर 6 रूल 17 की कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है। तो ऑर्डर 6 रूल 17 प्रूफ करोगे, ऑब्जेक्शन अर्लीस्ट प्रूफ करोगे, और लैक ऑफ जुरिसडिक्शन से प्रूफ करोगे, तो सेक्शन 21 में ही डिक्री क्या हो जाएगी, सेट असाइड हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 21 में ही क्या हो जाएगा, सेक्शन 21 में ही आप डिक्री को सेट असाइड करा लेंगे। बेटा एक्सेप्शन नहीं है ये, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना 151 पे ही दिमाग घुमा रहे हो, अभी मैं इतना इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, ये समझ में नहीं आएगा आपके। मैं ये समझा रहा हूँ, आप 151 पे दिमाग घुमा रहे हो, बेटा 151 अभी मैंने पढ़ाया नहीं है।
इनहेरेंट पावर बहुत बड़ा टॉपिक है, इनहेरेंट पावर आप छोड़ दो अभी। ये समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि ऑर्डर 6 रूल 17 की जो एप्लीकेशन जाएगी, मतलब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की जो एप्लीकेशन होगी, उसमें ऑब्जेक्शन आप अमेंड कराओगे प्लीडिंग्स में, तो ऑब्जेक्शन की जो डेट है वो रिलेट बैक होगी, यही हो जाएगी। तो ऑर्डर 6 रूल 17 से की कंडीशन को प्रूफ करके हम ऑब्जेक्शन अपना प्रूफ कर सकते हैं, हमने एट दी अर्लीस्ट जो है फाइल किया है। साथ में अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, ये प्रूफ कर गए, तो सेक्शन 21 ही अप्लाई हो जाएगा, 151 में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताओ समझ में आया? बताइए, इतना समझ में आया आपको? हाँ, पर आपको वो अलाउ कराना पड़ेगा ना, रीजनेबल ग्राउंड होंगे तभी अलाउ होगी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन, वरना नहीं होगी। ठीक है, चलो। अब इस डायग्राम, ये डायग्राम बना लो पहले पूरा, ये डायग्राम बना लो, फिर इस डायग्राम का पैराग्राफ लिखना, पहले ये डायग्राम बना लीजिए। हाँ मनीषा यादव, वेरी गुड, छुपाने के लिए नहीं, गलतियां सुधारने के लिए। वेरी गुड। कोई टाइम लिमिट नहीं है। लो, आप बना लो एक बार। ठीक है, देखो जो लोग कह रहे हैं ना दोबारा समझा दो, वो अभी फिलहाल ये डायग्राम बना ले, मैं पहले डिक्टेट कराऊंगा, उसके बाद एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है? पहले ये बना। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि साहब ऑर्डर 6 रूल 17, ऑर्डर 6 रूल 17 की कंडीशन प्रूव करोगे, ऑब्जेक्शन उससे क्या हो जाएगा, एट दी अर्लीस्ट आपने रेज किया, ये प्रूव हो जाएगा। फिर प्रूव करना है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। अगर ये दोनों चीज आपने प्रूव कर ली, तो सेक्शन 21 में ही एप्लेट या रिविजनल कोर्ट इसे सेट असाइड कर देगा। हाँ 21 होगा, सूट डिस्मिस नहीं होगा, डिग्री सेट असाइड होगी, डिग्री सेट असाइड होगी। ठीक है, चलो मैं भी और एक और बार समझा दूंगा, बेफिक्र रहिए, एक और बार समझा दूंगा, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी, बट उससे पहले एक बार आप लिख लो। प्लीज राइट। चलिए प्लीज राइट। सेक्शन 21 डज नॉट पुट अ कंडीशन। लिखो, सेक्शन 21 डज नॉट पुट अ कंडीशन, सेक्शन 21 does not put a condition as to when the objection of jurisdiction, as to when, as to when the objection of jurisdiction, the objection of jurisdiction shall be raised in the trial court, shall be raised in the trial court.
सेक्शन 20 क्या लिखा, सेक्शन 21 डज नॉट पुट अ कंडीशन, डज नॉट पुट अ कंडीशन as to when the objection of jurisdiction, as to when the objection of jurisdiction shall be raised in the trial court, shall be raised in the trial court, shall be raised in the trial court. आगे लिखिए, in the trial court, in the trial court, in the trial court, one is free to raise the objection, one is free to raise the objection, one is free to raise the objection at or before the settlement of issues, at or before the settlement of issues, at or before the settlement of issue, or even after that, or even after that, or even after that, but the applicant has to prove the conditions, but the applicant has to prove the condition, but the applicant has to prove the conditions of order 6 rule 17, of order 6 rule 17, of order 6 rule 17. ठीक है, कंडीशन है जैसे कि साहब पहले ऑब्जेक्शन रेस क्यों नहीं किया, क्योंकि कर नहीं सकता था, इसे पता ही नहीं था, है ना, रीजनेबल ग्राउंड कोई होगा, और जिससे सूट का नेचर ना बदले, ठीक है, सूट का नेचर ना बदले, तो ये सारी चीजें जो है देखेगा वो। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ऑर्डर आएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, बट यहाँ पे इतना है कि कुछ रीजनेबल कंडीशन ऑर्डर 6 रूल 17 में होती है कि साहब हम क्यों नहीं कर पाए थे पहले, हम उसे बदलना चाहते हैं, क्यों, उसके पीछे का रीजनेबल ग्राउंड क्या है, तो वो रीजनेबल ग्राउंड होंगे तो कोर्ट कहेगी चलो ठीक है तुम्हारी गलती नहीं है, हम आपकी प्लीडिंग को अमेंड कर देते हैं। ठीक है, देखो दोबारा देख लो एक बार, ये जिसे नहीं समझ में आया था एक बार फिर से देख लो शॉर्ट में। मान लो आपने प्लेंट को फाइल किया, प्लेंट को फाइल किया, यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ, यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ इशू हुआ, सेटलमेंट ऑफ इशू, इसके बाद आपको पता है कि ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रायल कंक्लूड जब होगा तो डिग्री पास होगी। भाई कोर्ट कोर्ट क्या था, कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं थी, कोर्ट के पास क्या था, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, कोर्ट के पास क्या था, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। ठीक है, अब लैक ऑफ जुरिसडिक्शन का जो ऑब्जेक्शन है वो इससे पहले उठाना चाहिए था, है ना, क्योंकि भाई कहता है एट और बिफोर, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू उठाना चाहिए।
या तो यहां पर उठा लो या इससे पहले उठा लो ऑब्जेक्शन। क्लियर, ऑब्जेक्शन को उठाना चाहिए एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। क्लियर, बट हमने ऑब्जेक्शन, अब मान के चलो कि यार हमें रिटन स्टेटमेंट के साथ मतलब अपनी प्लीडिंग के साथ ऑब्जेक्शन भी फाइल करना था, हम नहीं कर पाए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर 6 रूल 17 की एक एप्लीकेशन लगाएंगे। मतलब इसकी एक एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन किसकी होती है कि जो प्लीडिंग आपने फाइल करी है उस प्लीडिंग में अमेंडमेंट आप कर सकते हो। क्लियर, आपने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन लगाई कि साहब हम ऑब्जेक्शन उसमें रेज करना भूल गए थे, हमें ऑब्जेक्शन रेज करना है। अगर आपकी ये एप्लीकेशन अलाउ कर देता है कोर्ट, तो ये आपकी प्लीडिंग में ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सॉरी, इसमें यहां पर ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो माना जाएगा जैसे आपने ऑब्जेक्शन यहीं पर रेज कर दिए थे। ठीक है, ये आपकी रिटर्न स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा। क्लियर, तो अब देखो ऑब्जेक्शन कहाँ गया, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू आ गया ऑब्जेक्शन। ठीक है, इसके साथ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, ये दोनों चीजें प्रूव कर दोगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगी डिग्री। नहीं गौरी गौर, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं। सर एसओ, एसओ आई इशू वाला पॉइंट डाला ही इसलिए था, टेंजेंट में दिखती है कि ऑब्जेक्शन शुड बी रेज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, बट हम यहाँ ऑर्डर यूज कर हम पढ़ के आए थे डायरेक्टली। नहीं बेटा, वो चीज नहीं है। यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पास केवल क्या होगी, अगर आपके पास प्रॉपर रीजंस होंगे, है ना, ऑर्डर 6 और रूल 17 की कुछ कंडीशंस हैं कि साहब आप इन कंडीशंस को फुलफिल करोगे तभी आपकी प्लीडिंग को अमेंड किया जाएगा, है ना। तो केवल आप वो कंडीशन अगर फुलफिल कर पाते हो तो ही आपकी जो प्लीडिंग्स है वो अमेंड हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्शन, जिस ऑब्जेक्शन को आप अमेंड करना चाह रहे हो, अगर वो एप्लीकेशन अलाउ होता है तो ऑब्जेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि रिटन स्टेटमेंट के साथ आपने ऑब्जेक्शन भी रेज किए थे। हाँ सोनाक्षी बिस्ट। नहीं, उनने ये फाइल कर दी कि प्लीडिंग ठीक है अमेंड कर लो। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन के बाद होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो। अब मान लो इसने यहाँ पर अलाउ कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन पे सुनवाई होती है। अगर कोई पार्टी, देखो होता क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं आपको। देखो जब भी ऑब्जेक्शन फाइल होगा ना, ऑब्जेक्शन अगर किसी पार्टी ने फाइल किया तो फिर होती है हियरिंग। ठीक है, हियरिंग, यहाँ पे प्रिलिमिनरी इशू बनाता है कोर्ट, है ना। इस पर फिर ऑर्डर निकाल देता है कि साहब जो है हियरिंग करने के बाद हमें ऐसा पता लगता है कि साहब आई हैव ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर, ऐसे ही क्या है कि अब लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, या फिर ये तो कह रहा है कि सर मेरे पास जुरिस्डिक्शन है। क्लियर, पूरा ट्रायल कर लिया, बाद में पता पड़ा जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, तो डिग्री को सेट असाइड कराने अपील में ले जाते हैं। ठीक है, डिग्री को सेट असाइड कराने अपील में ले जाते हैं। अपील एपलेट कोर्ट देखता है कि ऑब्जेक्शन जो है जुरिस्डिक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन पहले रेज हुआ ही नहीं हुआ, ऑब्जेक्शन पहले रेज हुआ है, और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन होने के बावजूद फेलियर ऑफ जस्टिस भी हुआ है। क्लियर, तो जब भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे ना, जब भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करोगे तो कोर्ट कोर्ट क्या करेगी, उस पर हियरिंग करेगी, दोनों पार्टीज को सुनेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी। हाँ राहुल राव, दोबारा हो जाएगा। ट्रायल पूरा हो जाएगा फिर अमेंड नहीं कर सकते।
ठीक है, ट्रायल पूरा हो जाएगा उसके बाद तो अमेंड नहीं कर पाओगे। क्लियर इतना? ऑब्जेक्शन पे हियरिंग हो जाती है पहले। ठीक है डेविड, ऑब्जेक्शन पे हियरिंग हो जाएगी। ठीक है, बट हियरिंग होने के बाद जो भी फैसला है, को सेम कोर्ट ट्रायल करता रहा, डिग्री पास कर दी। क्लियर? मान लो उसे ऑब्जेक्शन के बाद ये पता लग गया कि जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, उसे ये पता लग गया कि जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्शन आपने उठाया, ऑब्जेक्शन उठाने के बाद उसने हियरिंग करी। हियरिंग में अगर उसे पता लग गया कि साहब मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी वो ट्रायल करके डिग्री पास कर देता है, तो आप उस डिग्री को लेके एपलेट कोर्ट के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि साहब इस पे जुरिस्डिक्शन नहीं था, फिर भी इसने ट्राई किया। तो कोर्ट कहेगा कि साहब ठीक है, क्या उस लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है? अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा होगा और आपका ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आपने किया होगा, तो वो डिग्री को सेट असाइड कर देगा। हाँ, लतिका वशिष्ठ। ठीक है, तीनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी उसे। ठीक है, चलो अब आगे चलो, आगे चलो। बेटा रुक जाओ, तुम लगातार देखो, एक का कोई आंसर बता दो तो सबका जो है क्या हो जाता है, बिल्कुल सब एकदम इमेच्योर हरकत करते हैं, सब लगातार क्वेश्चन लिखने लगते हैं। बेटा धीरे धीरे जब पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक एंड में क्लियर हो जाएगा। एक का आंसर बताओ, इतने में दूसरे का आ जाता है, दूसरे के इतने में चार पांच के क्वेश्चन आ जाते हैं। बिल्कुल सब्र ही नहीं है। और सर्टेन, मुझे सोचो, अब तुम खुद सोचो कि 400 लोग हैं क्लास में, 400 450 लोग हैं, बट कुछ के मुझे नाम याद हो गए। है ना? ऐसा क्यों? केवल केवल 10 ही बच्चे ऐसे हैं जैसे जो है जिन्हें डाउट आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? बताओ। क्या जो 350 बच्चा जो बचा हुआ है, जो 380 बच्चा बचा हुआ है, क्या वो जो है बिल्कुल जो है पढ़ नहीं रहा? बताओ आप। और मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनमें पेशेंस है। वो आराम से लास्ट तक चीज को सुन रहे हैं, और चीज को सुनने के बाद उन्हें भी पता है कि साहब पेशेंस किससे बैठ के सुनेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो जाना है लास्ट में। ऐसे पूछ पूछ के क्लास का फ्लो भी बिगाड़ते हो, साथ में अपने दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करते रहते हो। और अगर कंफ्यूजन पैदा करते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आशुतोष बेटा पढ़ नहीं रहा है पर जज वही बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, बस ये है कि वो होशियार हैं। ठीक है, वो होशियार हैं, उन्हें पता है कि फालतू की जो है क्यूरियोसिटी पैदा करते रहेंगे, दिमाग में करते रहेंगे तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा आपके दिमाग में। चलिए, अब देखो आगे चलते हैं। पहले सेक्शन सीपीसी का बेरेट निकालिए। सेक्शन 21 का पहला और दूसरा क्लॉज मैं आपको बेरेट से पढ़वाता हूं। उसके बाद वी विल मूव टू थर्ड क्लॉज ऑफ सेक्शन 21। ओपन सेक्शन 21। देखो, देखो, पहला और दूसरा क्लॉज देखो बेरेट से।
नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग shall be allowed by any appellate or revisional court unless, देखो unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement. Clear? At or before such settlement मतलब इसमें अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और जहां पर सेटलमेंट ऑफ इश्यू हो रहा है तो उससे पहले पहले आपको कर लेना है. एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. यानी कि दोनों क्या लिख रहा है, एंड लिख रहा है, और नहीं लिख रहा, एंड लिख रहा है. मतलब कि आपने ऑब्जेक्शन रेज किया था अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे, प्लस इस लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से क्या हुआ है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है. अगर ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आप प्रूव कर दोगे तो आपकी डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्शन है वो क्या हो जाएगा, तो अलाउ कर लिया जाएगा. ठीक, अब देखो ऐसे ही प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब ही हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, प्लेस ऑफ सुइंग, कहां पर आपको सूट फाइल करना है. ठीक है, तो प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. सेकंड ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू द पेक्यूनरी लिमिट्स. है ना, तो ये सेम बात कहता है, बट ये कहता है लैक ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. लैक ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. ठीक है, कह रहा है नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट विद रेफरेंस टू द पेक्यूनरी लिमिट्स of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before settlement of issue and unless there has been a consequent failure of justice. क्लियर? तो यहां भी बिल्कुल सेम क्या कंडीशन है दोनों में, बस अंतर क्या है, ये बात करता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, ये बात करता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की. क्लियर? दोनों में ही अगर ऑब्जेक्शन आपने एट द अर्लीस्ट रेस किया है और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, अगर दोनों चीजें आप साथ में प्रूव कर देते हो तो आपका ऑब्जेक्शन अलाउ कर लिया जाएगा और एपलेट और रिविजनल कोर्ट आपकी डिग्री को सेट असाइड कर सकता है. क्लियर? अब ये तीसरा बच्चा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का. ठीक है, ये जो तीसरा क्लॉज बच्चा है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का या एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से रिलेटेड, इसे हम करेंगे ब्रेक के बाद. ठीक है, सेक्शन 21 क्लॉज 3. ठीक है, इसे हम करेंगे ब्रेक के बाद. ठीक है, और यहीं पे सेक्शन 21 हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. क्लियर? चलिए, okay, then let's take a break of 2-3 minutes, then we will continue our section 21 clause 3.
चलिए, अब देखो ये बात करता है ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब देखो होता क्या है कि आप मान के चलो कि एक सूट का ट्रायल चला, ठीक है, यहां पर डिक्री आई। अब इस डिक्री को हमें एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है। इसका क्या मतलब है, मान के चलो कि जब डिक्री आई कि ए बी को 50,000 रुपए देगा, ए बी को 50,000 रुपए कंपनसेशन देगा, क्लियर। अब ये बी इसे दे मतलब ए इसे दे ही नहीं रहा, क्लियर, तो ये डिग्री की मान ही नहीं रहा। तो फिर ये अगर ए अपने आप इस कंपनसेशन को नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए हम कोर्ट के पास जाएंगे कि साहब ये तो अपने आप नहीं दे रहा, आप इससे पैसे निकलवाओ, आप इससे डैमेज दिलवाओ। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इस डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा। जो डिग्री को एग्जीक्यूट कराते हैं उस कोर्ट को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, मतलब साहब डिग्री में जो भी रेमेडी मिली होती है उस रेमेडी को दिलवाते हैं, उन कोर्ट्स को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहा गया है। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन से होते हैं, देखो अक्सर जो कोर्ट ट्रायल करता है, अक्सर जो कोर्ट ट्रायल करता है मतलब ट्रायल कोर्ट, वही डिग्री को एग्जीक्यूट करा देता है, ठीक है, यानी कि वही एग्जीक्यूट बन जाता है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। बट कभी कभी क्या होता है, ट्रायल कोर्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए दूसरे कोर्ट को क्या कर देते हैं, उस डिग्री को ट्रांसफर कर देते हैं कि साहब आप इसे क्या करो, एग्जीक्यूट करा। मान लो जिस कोर्ट के पास डिग्री एग्जीक्यूट होने आई है, अगर मान लो वो इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो जब ये एग्जीक्यूट कराएगा, जब ये एग्जीक्यूट कराएगा और ये इनकॉम्पिटेंट कोर्ट है एग्जीक्यूट कराने के लिए, भाई कॉम्पिटेंसी तो होनी चाहिए ना। मान लो मान लो एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लेके हमें डिग्री को एग्जीक्यूट कराना है, तो ये प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के अंडर आएगी वो कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगा। मान लो हमने यहाँ के कोर्ट को इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए काम दे दिया, क्लियर, तो इसके पास तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी तो इसके अंडर आ रही है। तो ऐसे कभी कभी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स के पास भी कॉम्पिटेंसी नहीं होगी एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्लियर। तो ये क्या होगा, ये जो ए है ये क्या करेगा, ये इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि साहब आप क्यों एग्जीक्यूट करा रहे हो, आप पर तो कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, इस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने की आपकी तो कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, तो आप क्यों करा रहे हो, ठीक है, आप इसे क्यों इसे एग्जीक्यूट क्यों करा रहे हो, क्लियर। अब मान लो ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद उसे पता चल जाता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, फिर भी क्या करता है, वो एग्जीक्यूशन करा देता है डिग्री का। एग्जीक्यूशन कैसे कराता है, सपोज करो कि उसकी 50,000 की जो है मोटरसाइकिल है उसे उसने अटैच करा दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसकी बाइक को अटैच कर लो, उसे बेच के पैसे ले लो 50,000। तो एग्जीक्यूशन इसने कर दिया इनकॉम्पिटेंट होने के बावजूद। तो ये जो ए होगा ये इस एग्जीक्यूशन के खिलाफ अपील में जा सकता है, एपलेट कोर्ट से कहेगा कि साहब देखो ये क्या था, इनकॉम्पिटेंट था, फिर भी इसने एग्जीक्यूशन करा दिया, तो इसके एग्जीक्यूशन को सेट असाइड कर दीजिए। कोर्ट दो चीजें देखेगा कि साहब क्या इसने ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट फाइल किया है, और दूसरा कि साहब इस इनकॉम्पिटेंसी होने की वजह से क्या फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो इसका ऑब्जेक्शन अलाउ कर दिया जाएगा और इस एग्जीक्यूशन को सेट असाइड कर दिया। मतलब बिल्कुल कैसे, बिल्कुल ऊपर पहले और दूसरे क्लॉज की तरह। एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करिए।
हाँ, अब बताओ, समझ में आया? तो मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने, पहले इसे बना लो, पहले बना लो इसे, पहले बना लो, या फिर अभी रुक जाओ। जैसे हमने 20 सेक्शन 21 क्लॉज 1 में लिखा कि साहब लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था, लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसके बावजूद होते हुए इसने डिग्री पास कर दी। डिग्री को हम अपील में ले गए एपलेट कोर्ट में कि इसे क्या कर दो, सेट असाइड कर दो। सेक्शन 21 क्लॉज 2 में हमने देखा कि साहब वहां पर क्या था, लैक ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन था, लैक ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उसके बावजूद डिग्री दे दी। उस डिग्री के खिलाफ हम क्या चले गए, अपील में चले गए, कहने के साथ इसे सेट असाइड कर दो। 21(3) में क्या है, 21(3) में क्या था, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी, फिर भी उसने क्या करा दिया, एग्जीक्यूशन करा दिया। एग्जीक्यूशन के खिलाफ हम कहा चले गए, अपील में चले गए कि साहब इसे क्या कर दो, सेट असाइड। तीनों ही केसेस में, तीनों ही केसेस में जो एपलेट कोर्ट होगा, जो एपलेट कोर्ट होगा वो क्या देखेगा कि साहब ये जो ऑब्जेक्शन, इसके खिलाफ जो ऑब्जेक्शन है, इसके खिलाफ जो ऑब्जेक्शन है, इसके खिलाफ जो ऑब्जेक्शन है, वो पार्टी ने जो रेज किया है वो एट दी अर्लीस्ट किया है या नहीं किया। क्लियर? दूसरा कि साहब पहली बात तो ऑब्जेक्शन एट दी अर्लीस्ट करा होना चाहिए। दूसरा ये जो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, या फिर लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी है तीसरे वाले में, इस लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या कॉम्पिटेंसी की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है या नहीं। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा होगा और ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट रेज कर दिया होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो एपलेट कोर्ट क्या करेगा, डिग्री को और एग्जीक्यूशन को क्या कर देगा, सेट असाइड कर देगा। क्या कर देगा, सेट असाइड कर देगा। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये पढ़ा था ऐसे ही ये आएगा, ऐसे ही आएगा। बस ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेगा, ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेगा, और ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की इनकॉम्पिटेंसी के बारे में बात करेगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की इनकॉम्पिटेंसी के बारे में बात करेगी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, ऐसी सिनॉप्सिस बनते हैं, बिल्कुल सेम। ज्यादातर ट्रायल कोर्ट ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है, ये भी पढ़ोगे ना बेटा, अभी आगे आएगा। अब सीपीसी अभी क्या है, अभी शुरुआत है। अभी सीपीसी में आगे सब समझ में आ जाएगा, अपील कौन देखेगा, रिवीजन किस पर जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन कौन सी कोर्ट करेगी, तो ये सारी चीजें भी आगे आएगी। सेट असाइड का मतलब है डिग्री को खारिज कर देना। शिवेंद्र प्रताप सिंह पाल, बेटा ऑब्जेक्शन, डिग्री तो आ गई, डिग्री तो जजमेंट, डिग्री तो पूरा ट्रायल खत्म होने के बाद आएगी, बट एपलेट कोर्ट देखिएगा कि साहब इसने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया है ना लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन का, वो इसने कब किया है। बताइए, इतना क्लियर आपको? एक बार बेरेक देख लो, नहीं उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा बेटा। तो डिग्री वैलिड है, एग्जीक्यूशन वैलिड है, रोहित राज। सेकंड पॉइंट लिखा है लैक ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उसके बावजूद अगर डिग्री आ गई है
और डिक्री को लेके अपील में गए हो सेट असाइड कराने के लिए, तो क्या होगा? कब सेट असाइड की जाएगी? वहां पे किसके बाद ट्रांसफर ऑफ सूट्स होगा? ट्रांसफर ऑफ सूट के बाद आपका रेस जुडिकाटा स्टार्ट हो जाएगा। रेस जुडिकाटा के बाद रेस सबजुडाइस स्टार्ट हो जाएगा। बेटा अपील, अपील पढ़ोगे ना तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। चंचल शर्मा, है ना? बस थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है। कभी कोई गलत नहीं पढ़ाता, गलत ना वो पढ़ा रहे ना गलत मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है चंचल, तो आपको बस थोड़ा सा वेट करो, ये भी समझ में आ जाएगा। लो, उतार लो, आराम से उतार लो, ये चीज उतार लीजिए आप। अभी पढ़वा रहा हूँ, अक्षय श्रीवास्तव, अभी रुक जाओ। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारी डिग्री ऐसी होंगी जिनके खिलाफ अपील नहीं जा सकती, है ना? बट ऐसा नहीं है कि डिग्री के खिलाफ, तो ज्यादातर डिग्री के खिलाफ सबके खिलाफ अपील जा सकती है चंचल। जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज डिग्री है, कॉम्प्रोमाइज डिग्री के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज आपने किया है तो फिर अपील क्यों करोगे? तो उसके खिलाफ अपील नहीं जा सकती। समझ रहे हो? तो बहुत सारी ऐसी डिग्री हैं जिसमें अपील नहीं जा सकती, बट ज्यादातर डिग्री अपीलेबल होंगी। कोई डिग्री आई है दोनों पार्टी की कंसेंट से, तो अपीलेबल नहीं होगी। तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे, वरना एवरी मतलब हर डिग्री क्या होगी? अपीलेबल होगी। समझ गए? 21 से बाद में पढ़ाएंगे बेटा, मतलब अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद ही पढ़ाएंगे। हाँ, कोई भी जुरिस्डिक्शन हो उसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की इनकॉम्पेटेंट कॉम्पिटेंसी पर बात करेंगे सुप्रिया केवल। नहीं, इतने शॉर्ट में नहीं लिख लिख सकते। इतने शॉर्ट में नहीं लिखोगे अनीश भट्ट, है ना? थोड़ा सा आपको जो है इलेबोरेट करना पड़ेगा। हाँ, आस्था महोबिया जब सेट असाइड हो गई तो फिर दोबारा केस जो है वो जिसमें जुरिस्डिक्शन है उसमें फाइल करेगा। बहुत टेक्निकल जो है कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके। 21 से भी बहुत 21 से भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि 21 से का होता क्या है, यूट्यूब में आज होगी, हुई तो कल भी थी। बट कल क्या हुआ ना, कल ऑडियो में कुछ थोड़ा ग्लिच आ गया। बट वो आज नहीं आएगा, है ना? कल ऑडियो में ग्लिच आ गया तो वो ठीक हो ही नहीं रहा था। इस वजह से यूट्यूब की क्लास कल मुझे बंद करनी पड़ी। तो कल जो हम करने वाले थे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस वाला एक्ट, वो हम आज 9 बजे करेंगे, है ना? अच्छा मतलब एक्ट है, इंफॉर्मेटिव है काफी। तो आज आप 9 बजे जुड़िएगा उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब पे। ठीक है, अब देखो 21 ए में क्या है। 21 ए में अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, बस आपको हल्का सा बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में आप अपील में जा रहे हो सेट असाइड कराने के लिए,
वहां पर और ऑप्शंस आपको गिवन है, जैसे आपने क्या करा, दोबारा से जिसमें जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट में आपने क्या डाल दिया, केस डाल दिया दोबारा से। ठीक है, केस डाल दिया। हुआ क्या कि साहब ए ने, सॉरी मतलब अपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि साहब रेस जुडिकाटा लगेगा इस पे, इसे तो पुराना कोर्ट जो है ट्राई कर चुका है। बट आप कहोगे पुराने कोर्ट ने ट्राई तो किया है, बट उसपे जुरिस्डिक्शन थोड़ी था, उसपे जुरिस्डिक्शन नहीं था। तो ये कंटेंशन भी माननी होगी। तो 21 से ऐसे ऑप्शंस को बताएगा। तो एक ऑप्शन तो है कि आप डिक्री को अपील में लेके जाओ, उसे सेट असाइड करा लो। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन आपको 21 ए भी बताएगा। हाँ, डेली रहेगी बेटा, कि आप दूसरे जो है जिस कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन हो उस कोर्ट में अपने सूट को फाइल कर सकते हो। भाई सामने वाली पार्टी क्या करेगी, सामने वाली पार्टी तो जो है ऑब्जेक्शन लगाएगी रेस जुडिकाटा का, कि साहब इस पे तो सेम केस पे तो ऑलरेडी कोर्ट ने क्या दे दिया, अपनी डिक्री दे दी है। बट आप कहोगे कि साहब जो जो फॉर्मर सूट था, जो मतलब पुराना कोर्ट था, उस पर जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। क्लियर? तो ये कंटेंशन भी आपकी जो है अलाउ हो सकती है। समझ गए? तो ये सब कवर होगा 21 ए में, 20 सेक्शन 21 कैपिटल ए में। ठीक है, जो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना बताओ कि ये 21 का क्लॉज 3 आपकी समझ में आ गया। सारे सेक्शन सब ऑर्डर रूल ना कवर होंगे और ना आपको करने। समझ गए खैरुल निसा? नहीं, क्लास ओवर नहीं हुई बेटा, अभी 10 मिनट। अब मैं आपके पहले बेरेक्ट रीड कराऊंगा आपको, बेरेक्ट रीड कराने के बाद फिर आपसे डाउट पूछूंगा। डाउट जब आपको नहीं रहेंगे उसके बाद ओवर होगी। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट हो, देखो कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है क्षमता। क्षमता यानी कि क्या मेरे अंदर क्षमता है कि मैं इसे एग्जीक्यूट करा लूं? क्या मेरे अंदर क्षमता है कि मैं इसे क्या करूं, ट्राई कर लूं? तो ये कॉम्पिटेंसी होती है कि साहब मेरे क्या क्या मुझ पर ये क्षमता है कि मैं इसे एग्जीक्यूट करा लूं 1 लाख की डिग्री को। नहीं, इसमें वो नहीं है। 21 3 में डिक्टेशन नहीं है कुछ। हाँ, रेस जुडिकाटा अगर ऑब्जेक्शन कोई फाइल कर रहा है तो सब्जेक्ट मैटर सेम तो दिखाएगा ही। ठीक है, एक बार अपना बेयर एक्ट ओपन करिए, प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट। सेक्शन 21 का थर्ड क्लॉज देखिए। रेस जुडिकाटा अप्लाई, देखो अगर जुरिस्डिक्शन पहली वाली कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो रेस जुडिकाटा कैसे अप्लाई हो जाएगा? तो रेस जुडिकाटा तो अभी पढ़ाऊंगा। रेस जुडिकाटा तो इतना बड़ा बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। क्लियर? तो आप वेट करिए, देखो सारे टॉपिक्स के लिए वेट करिए। अगर किसी टॉपिक को पढ़ाते हुए कोई एक ऐसा शब्द आ जाता है जो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उस कॉन्सेप्ट में पहले उस कॉन्सेप्ट को पूरा बता दूंगा, नहीं। उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। समझ गए? अब देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विद रेफरेंस टू लोकल लिमिट्स of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the executing court as the earliest possible opportunity। अब देखो यहाँ सेटलमेंट ऑफ इशू तो होते नहीं है, तो यहाँ सेटलमेंट ऑफ इशू वाली बात नहीं लिखी। तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन रेज करना है, एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल वही सेम जो है दो कंडीशन यहाँ पर भी है। तो अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया एट दी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, क्लियर, उसके साथ साथ अगर आपने अगर जो है लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी की वजह से अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली ये दोनों कंडीशन प्रूव कर देते हैं, तो इस एग्जीक्यूशन को सेट असाइड कर देगा एप्लेट या फिर रिविजनल कोर्ट। क्लियर? अब बताइए आप। देखो अभी क्या है, 21 ए हम करेंगे, 21 ए के बाद फिर आपका ट्रांसफर ऑफ सूट आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन 22 23 24 25। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है भाई कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस होना। ठीक है, 22 23 24 25 और 22 23 24 और 25 करने के बाद हमारा रेस जुडिकाटा शुरू हो जाएगा। ठीक है, रेस जुडिकाटा स्टार्ट हो जाएगा।
मतलब जुरिसडिक्शन एक बहुत मेजर टॉपिक है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है अभी। फेलियर ऑफ जस्टिस का मतलब है कि साहब मैं एविडेंस नहीं ला पाया, गलत कोर्ट में फाइल कर दिया इन्होंने इस वजह से। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं फेलियर ऑफ जस्टिस के। ठीक है, इसमें कोई देखो, इसमें कोई सर्टेन पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो इसमें क्या देखेंगे हम, रीजनेबल देखेंगे, रीजनेबल टाइम देखेंगे कि आपने साहब आप सोते नहीं रहे। हाँ रमनजोत, रिचर्ड आना, 3 क्लॉज समझ में नहीं आया। वेरी गुड। देखो सुनो दोबारा से। देखो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में आप जानते हो, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या होता है, पहले तो ये बताओ। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट किसे कहते हैं, ये आपको पता है या नहीं पता, बताइए। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में पता है आपको? मनोज प्रकाश। ठीक है, अब देखो। देखो देखो बेटा, अभी रिवीजन नहीं, रिवीजन एक अपने आप में टॉपिक है, मैं बीच में रिवीजन कैसे पढ़ा दूंगा आपको, है ना। अपील और रिवीजन तो हम बाद में पढ़ेंगे टॉपिक्स में। आप लिस्ट ऑफ टॉपिक देखना, मैंने लिखवाया हुआ है ना। तो मैंने बताया ना कि अगर मान लो कि कोई टॉपिक जुरिसडिक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसमें बीच में रिवीजन शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिवीजन आपको पूरा पहले पढ़ाऊंगा, नहीं। रिवीजन को रिवीजन के टॉपिक में पढ़ेंगे। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट के बारे में नहीं जानते, देखो इधर देखो। देखो एक मिनट रुक जाओ। देखो मैंने कहा था कि एक सूट चला है, सूट का ट्रायल हुआ, डिग्री आ गई। ठीक है, अब ये डिग्री आई थी कि ए को बी को 50,000 रुपए देने हैं। या तो ये अपने आप दे देगा, अगर अपने आप नहीं देगा तो हम कोर्ट को बोलेंगे कि आप इसे क्या कराइए, डिग्री को लागू कराइए, इसे एग्जीक्यूट कराइए। तो या तो ये ट्रायल कोर्ट खुद इस डिग्री को लागू कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा, या फिर किसी और कोर्ट से बोलेगा कि आप इसे एग्जीक्यूट कराइए। तो जो इस डिग्री को लागू कराएगा, जो इस डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा, वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहलाएगा। ये जब मैंने इतना स्पष्ट रूप से समझाया था, फिर भी आप कह रहे हो कि आपको पता नहीं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या होता है। हाँ शुरू जा सकते हो, थैंक यू नलिनी त्रिपाठी, थैंक यू सो मच। अब बताओ। जो लोग कह रहे थे सब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं पता, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पता चल गया अब आपको क्या होता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। जो डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा, जो ए से बी को 50,000 रुपए दिलवाएगा। क्लियर। अब मान लो ऐसे कोर्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए दे दी डिग्री जिस पर कॉम्पिटेंसी नहीं है एग्जीक्यूट कराने की। क्लियर। आपने ऑब्जेक्शन उठाया भी कि साहब तुम पे तो कॉम्पिटेंसी नहीं है एग्जीक्यूट कराने की, तुम क्यों जो है एग्जीक्यूट करा रहे हो। बट ये नहीं माना, इसने एग्जीक्यूशन करा दिया। तो आप एग्जीक्यूशन के खिलाफ अपील में जा सकते हो। एपलेट कोर्ट क्या कहेगा, एपलेट कोर्ट देखेगा कि आपने ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी उठाया था या नहीं उठाया था, और किस इनकॉम्पिटेंसी की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये दोनों चीजें फुलफिल हो गई, तो कोर्ट इस एग्जीक्यूशन को क्या कर देगा, सेट असाइड कर देगा। ठीक है, सेट असाइड कर देगा। बताओ अब क्लियर हुआ। कौन पूछ रहा था ऊपर, बताइए। रिचा अडाना। हाँ अब क्लियर हुआ बेटा, बताओ। दोनों दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अनामिका। लीगल थ्योरी तो मैं नहीं जानता जतेंद्र, तो मुझे तो ये शायद नहीं पता।
देखो किसी को सब कुछ थोड़ी ना पता होगा। तुम कुछ भी पूछ लेते हो भाई मुझे। मैं कोई गूगल थोड़ी हूँ। हाँ मनोज, डाउट में पूछ लेना। देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई भी सब्जेक्ट, मुझे कोई सारे सब्जेक्ट थोड़ी आते हैं। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ा पाऊँ। जो है मैं रिसर्च करता हूँ, है ना। और मैं सोचता हूँ कि कैसे जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से समझाया जा सके। बट ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है। मतलब मुझे कोई, अब लीगल थ्योरी मुझे नहीं आती तो लीगल थ्योरी पे कोई सवाल अगर कोई पूछेगा, हाँ मैं मतलब देख के रिसर्च करके बता सकता हूँ अच्छा। बट जरूरी नहीं है कि मुझे सारा सब कुछ आता हो। हाँ, ट्रायल कोर्ट नहीं होगा, ट्रायल कोर्ट तो करा लेगा। हाँ, आज क्लास है, 9 बजे क्लास है यूट्यूब पे, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट कराऊंगा। तो अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप 9 बजे आज यूट्यूब पे आ जाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं बीएनएस की क्लास में, फिर रात में 9 बजे मिलते हैं, और फिर मिलते हैं कल डाउट सेशन। ठीक है, थैंक यू जतिंदर कुमार। राहुल राज। एग्जीक्यूटिंग मतलब हाँ ऑब्वियसली, है ना। मतलब उसकी जो टेरिटोरियल ही देखते हैं, क्योंकि टेरिटोरियल ही देखते हैं, लोकल लिमिट्स देखते हैं हम कि एग्जीक्यूट करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। ठीक है, कल पूछ लेना सपना। ओके, चलिए। ओके, थैंक यू सो मच।